सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो हम अगला वीडियो के साथ हैं। चूँकि वीडियो लंबा होने के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो उसी वीडियो के हम कंटिन्यूअस में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारा प्रश्नावली 6.2 में हम प्रश्न संख्या 6 तक बात कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 6.2 से ही प्रश्न संख्या 7 से शुरू करेंगे। और प्रश्न संख्या 7 जो है प्रश्नावली 6.2 का, वो आपका बोल रहा है कि प्रश्नावली प्रमेय 1.6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर कोई भी एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज मान लीजिए कि ABC है, इसके एक भुजा के मध्य बिंदु कोई भी एक भुजा ले लीजिए, AB BC या कुछ भी, मान लीजिए कि हम BC ही ले लेते हैं या AB ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि ऐसे देखना आसान होता है, इसलिए हम AB ले रहे हैं। इसका मध्य बिंदु ये है। अब इस मध्य बिंदु के समांतर हम किसी दूसरी भुजा के समांतर खींचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम BC के ही समांतर खींच सकते हैं, इससे हम AC के भी समांतर खींच सकते हैं, किसी के भी समांतर खींच सकते हैं। यहाँ पूरा फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि किसके समांतर नहीं खींचने, बस किसी भी एक के समांतर खींच दे रहा है। हम BC के समांतर खींच रहे हैं, आप AC के समांतर भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ से BC के समांतर खींच रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस बिंदु को P नाम दे दिए और P से हम BC के समांतर A खींच दिए, BC के समांतर हम मान लीजिए PQ खींच दिए, जो BC के समांतर है, और जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि AQ बराबर QC कि एक तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। बोल रहा है कि किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा के मध्य बिंदु अर्थात ये दोनों जो पार्ट है वो बराबर होगा, क्योंकि जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु है, अर्थात AP बराबर PB होगा। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा, कोई भी दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात बराबर बराबर में बांटता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, समद्विभाजित करता है अर्थात उसको बराबर भाग में बांटता है कि AQ जो है वो QC के बराबर होगा। ध्यान देंगे, आपको शब्दों की भाषा को समझना है। इसमें AQ और QC सीधे सीधे कहीं नहीं पूछा है कि AQ बराबर QC आपको सिद्ध करना है, लेकिन उसका कहने का अर्थ यही है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करेगा तो क्या होगा, Q मध्य बिंदु होना पड़ेगा, AQ और QC बराबर होना पड़ेगा, सब समद्विभाजित होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें AQ बराबर QC सिद्ध करना है। हमें दिया क्या है, दिया है वो AP बराबर PB है, और दिया है कि PQ जो है वो BC के समांतर है। तो AP और PB दिया हुआ है तो सीधा सीधा थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि PB जो हो किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, एक ही भुजा के काटे हुए दो भाग हैं AP और PB, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय लगने का कारण ये भी है कि जो BC जो है वो समांतर दिया हुआ है PQ के। थेल्स प्रमेय के अनुसार BC समांतर दिया हुआ है PQ के, इसलिए आपका AP जो है AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ये होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार हो गया। अब क्या बोलता है कि बिंदु P जो है वो मध्य बिंदु है, बिंदु P मध्य बिंदु है। हालांकि ये सीधे भी लिख सकते हैं, बिंदु P मध्य बिंदु है, इसलिए आपका AB जो है AP जो है वो PB के बराबर होगा निश्चित रूप से। तो AP जो है वो PB के बराबर होगा। तो AP जो PB के बराबर होगा, तो अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, AP बटा जो PB है उसको हम AP लिख सकते हैं, AP बराबर AQ बराबर QC। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा AQ बटा बराबर QC। ये सिद्ध करना था हमको, क्या देखना था, बस थेल्स प्रमेय लगाना था। और बोला हुआ है कि P मध्य बिंदु है, और जब P मध्य बिंदु है तो AP और PB बराबर हो जाएगा, और AP और PB बराबर करेंगे तो इधर एक हो जाएगा, और इस सर जैसे ही एक होगा तो AQ और QC जो है वो बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आ गया। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।
ठीक इसका उल्टा बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भाषा पर बिल्कुल ध्यान रखना है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु की बात कर रहा है, किसी भी एक पार्टिकुलर बिंदु की बात नहीं कर रहा है, मध्य बिंदु होना चाहिए उसको, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। वो बोल रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो हम कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज PQR है। इसमें क्या बोल रहा है, किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक थेल्स प्रमेय को और आसान तरीके से दिखाएगा कि मान लीजिए कि ए मध्य बिंदु है, ए और बी। मध्य बिंदु का अर्थ क्या है कि AP जो है वो AQ के बराबर होगा और PB जो है वो BR के बराबर होगा। यहीं से थेल्स प्रमेय दिख रहा है कि दोनों तरफ से थेल्स प्रमेय बराबर है, दोनों तरफ से एक एक आ जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा, और इसमें सिद्ध करना है कि AB जो है वो QR के समांतर होगा, किसी तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो सिद्ध करें AB जो है वो समांतर है QR के। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि A मध्य बिंदु है, A मध्य बिंदु है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं कि A मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर AQ। A मध्य बिंदु है तो AP बराबर AQ लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से B मध्य बिंदु है तो BP बराबर BR लिख सकते हैं। B मध्य बिंदु है इसलिए BP बराबर BR लिख सकते हैं। इसको अगर 1 और 2 मान लें फिर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2 को हम विभाजित कर सकते हैं। 1 और 2 को जैसे ही हम विभाजित करेंगे या ऐसे लिख सकते हैं कि AP AQ के बराबर है, जिसके हम अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। AP जो है वो AQ के बराबर है, तो यहाँ हम 1 और 2 नहीं मानते हैं, या मान भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो AP AQ के बराबर है तो AP बटा AQ बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से BP, इसको अगर हम समीकरण यहाँ पर 1 मान लें, BP बटा BR करेंगे तो AP कितना आ जाएगा, AP 1 आ जाएगा, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो आप दोनों समीकरण का जो RHS है दोनों 1 1 है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि AP बटा AQ बराबर BP बटा BR। अब एक थेल्स प्रमेय के विपरीत आगे कि कोई भी दो भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो उसको विभाजित करने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी भी दो भुजाओं के बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसलिए इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो QR के समांतर है। यही करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसको बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को वहाँ पॉज कर सकते हैं, उसके बाद नोट कीजिए। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे नोट कर सकते हैं। ABCD एक समलंब है। अब ABCD एक समलंब है तो समलंब में कौन सी छोटी भुजा है और कौन सी बड़ी भुजा है नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी को भी बना सकते हैं, छोटी और बड़ी किसी को भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा एक ABCD समलंब है। समलंब का निश्चित शर्त यह होना चाहिए कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। समलंब का कम से कम न्यूनतम शर्त यह है। मान लीजिए कि ABCD एक समलंब है। AB इसको मान लिया, CD इसको मान लिया। आपको दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के समांतर है और इसके दो विकर्ण हैं, AC और BD। एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध क्या करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तब देखिए आपको दिया हुआ क्या है, AB समांतर DC और AO CO BO और DO क्या है,
AO जो है त्रिभुज AOB का भुजा है, BO भी आपका त्रिभुज ABC का भुजा है, CO जो है वो त्रिभुज DOC का भुजा है, और DO भी है वो भी त्रिभुज COD का भुजा है। तो इस तरीके से हमको इस दोनों त्रिभुज के बारे में देखना है कि त्रिभुज ABO और त्रिभुज CDO जो है इसके बारे में देखना है। ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो किसी भी दो समरूप त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। हमें बस यही करना है, समरूपता कसौटी निकालना है। और समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी एक भुजा उस दूसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। और कौन समरूपता कसौटी की 3 कसौटी होते हैं, यहाँ पर हम उतना डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि समरूपता कसौटी पर हम किसी त्रिभुज को समरूप कैसे कर सकते हैं। एक तो एंगल 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 है, एक तो एंगल साइड एंगल है, और साइड एंगल साइड है। तो इस 3 आधार पर हम इसको समरूपता कसौटी पर समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे एंगल बराबर आ जाएंगे आपके। आप किसी से भी, अब ये भी होता है कि कोई एक समरूपता कसौटी अगर उस पर लागू होता है, इसका अर्थ ये है कि उस पर तीनों समरूपता कसौटी लागू होगा। तो आप किसी से भी देख सकते हैं, एंगल साइड एंगल से देख सकते हैं, साइड एंगल साइड से देख सकते हैं। उसमें ए कोण जो है ए कोण के उभयनिष्ठ है, और फिर ए भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो आप एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड किसी से भी लगा के ऐसा निकाल सकते हैं कि त्रिभुज AOB और COD जो है वो समरूप है। उसमें सबसे न्यूनतम आधार क्या है कि AB जो है वो CD के समांतर है, और A वाला कोण और A वाला कोण जो है वो आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक दूसरे के बराबर होगा। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि A वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, A वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। अगर इसी आकृति को हम इस तरीके से देखें, और यही वाला जो भाग है, इसी वाले भाग को हम इस तरीके से इधर कर दें, यहाँ पर A कर दें और यहाँ पर B कर दें। इस भाग को हम बिल्कुल 180 डिग्री से रिवर्स करके मिरर इमेज से ऊपर कर दें, तो ठीक यही आकृति बनेगी। और ठीक यही आकृति बनेगी, और AB जो है वो CD का समांतर है, और इसमें भुजा BC जो है, भुजा AB जो है DC समांतर है। ये दोनों कोण जो है वो इक्वल है, और फिर वो कोण जो है इसके इक्वल आएगा, और ए कोण जो है इसके इक्वल आएगा। इस तरीके से हमें समानुपाती भुजा देखना पड़ेगा कि कौन सा भुजा किसके समानुपाती है। तो यहाँ जो AO है वो CO के समानुपाती आएगा, और जो BO है वो DO के समानुपाती आएगा, और एंगल O पर जो दोनों कोण है वो बराबर तो है ही। तो इस तरीके से हम लिखेंगे एंगल 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 कसौटी के आधार पर हम त्रिभुज A और त्रिभुज A को समरूप सिद्ध करते हैं। एंगल 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 कोण 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 समरूपता कसौटी से, ये किसी से भी हम लिख सकते हैं समरूपता कसौटी से, दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है कि त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज CDO, ऐसा है, समरूप है दोनों त्रिभुज। और दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसके समानुपाती भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। और यहाँ पर समानुपाती भुजा जो AO है उसका समानुपाती भुजा CO है, ना कि DO हम करेंगे। तो इसको AO बटा CO बराबर BO बटा DO। अब इसी को हम BO को इस साइड ले आएंगे और CO को इस साइड ले आएंगे, ये बन जाएगा AO बटा BO बराबर CO बटा। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो ये समरूपता कसौटी 9वीं क्लास में आपको पढ़ना है 3 तरीके से, किसी से भी एक से आप कर सकते हैं। कौन 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 को बराबर दिखा, समरूपता लिखें, उसके आधार पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर करें, और जो पूछता है वहां तक पहुंच जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लिखने के लिए वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 10 वो बोलता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक इसी का उल्टा है। अब दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। क्वेश्चन नंबर 10। अब समलंब बनाना है या नहीं बनाना है अलग बात है, इसमें बनाएंगे नहीं, आकृति दी भी नहीं है। आपको बस समलंब का न्यूनतम शर्त क्या होना चाहिए कि एक भुजाओं का युग्म जो है वो समांतर होता है। ए अगर हम सिद्ध कर दें तो इतना कह सकते हैं कि वो एक समलंब है। एक युग्म समांतर होना चाहिए। 4 भुजा होते हैं चतुर्भुज में, उसका एक युग्म जो है वो समांतर होना चाहिए। अब कोई भी 2 त्रिभुज लेंगे, या ऐसा हम न्यूनतम ऐसा बना रहे हैं कि ऐसा एक आकृति ले रहे हैं,
इसके दो विकर्ण हैं, मान लीजिए कि ए यहाँ है, बी है, सी है और डी है। तो ऐसी स्थिति में ओ यहाँ पर है। अब आपको दिया हुआ है, ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी समलंब है। सिद्ध करें ए बी सी डी एक समलंब है, और समलंब होने के लिए कम से कम आवश्यक शर्त होना चाहिए कि उसका एक युग्म जो है भुजाओं के चार में से जो दो है, एक युग्म अर्थात दो भुजा समांतर होना चाहिए, अर्थात हमको ए बी समांतर सी डी सिद्ध कर देना है। साधारण सी बात है। और हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। साधारण सी बात है। इसी को हम समरूपता कसौटी में ले आएंगे कि किसी भी दो भुजाओं के अनुपात, किसी भी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, ए ओ और बी ओ एक ही त्रिभुज के भुजा हैं, इसलिए हम बी ओ को इधर ले आएंगे और सी ओ को इधर ले आएंगे। इसी को हम क्या कर देंगे, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। तो अब ए दूसरा त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज का भुजा हो गया। ए ओ जो है वो ए ओ बी का भुजा है, सी ओ जो है सी ओ डी का भुजा है। उसी तरह से बी ओ जो है वो ए ओ बी का भुजा है और डी ओ जो है वो सी ओ डी का भुजा है। तो जब दो भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाता है तो अब यहाँ पर समरूपता कसौटी लगाएंगे कि अर्थात वो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो ए बी और सी डी जो है वो समांतर आ जाएंगे। जब भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, जब भुजाओं के समानुपाती भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। और समलंब होने के लिए कम से कम एक भुजा का युग्म जो है वो समांतर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि भुजाओं का एक युग्म समांतर है, भुजाओं का एक युग्म समांतर है, एक युग्म समांतर है, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। समझाने के इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और इस चैप्टर के संदर्भ में समरूपता पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो यही है कि एक युग्म समांतर है, इसलिए आपका एबीसीडी एक समलंब है। तो यहाँ पर जाकर के पूरी तरीके से जो आपका 6.2 चैप्टर है इसमें 10 क्वेश्चन थे, तो 10 का 10 क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप उसको लिख सकते हैं, हम उसके अनुसार उसको सुधारने की या डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के चैप्टर में और आज के वीडियो में यहीं तक, और फिर हम अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो 6.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।